मेरा नाम रूपाली है। बचपन से लेकर ही मैं अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसती आई थी। मुझे मेरी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं बचपन से ही एक ऐसी इंसान थी जो कभी खुलकर नहीं हंसी थी। एक ही घर में हम सब लोग रहते थे। जब मेरी दादी जिंदा थी तब वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे सारे काम वही किया करती थी। मेरी दादी की कोई बेटी नहीं थी, उनके सिर्फ 2 बेटे थे। दादी ने बताया था कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा तो इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। अब घर में सिर्फ दादी, मेरे चाचा चाची और उनके 2 बच्चे मौजूद थे। मेरे चाचा की बेटी का नाम नमिता और बेटे का नाम निमेश था। वो दोनों आपस में खेलते रहते थे। उन दोनों ने कभी मुझे अपने साथ शामिल नहीं किया था, जबकि मैं तरसती हुई नज़रों के साथ उन्हें खेलते हुए देखा करती थी। मेरा भी मन करता था कि वह मुझे भी अपने साथ खेला करें, शामिल कर लें, मगर वो दोनों तो मुझसे ऐसे दूर भागते थे जैसे मैं उनकी कजी नहीं बल्कि उनकी कोई दुश्मन हूँ। हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। चाचा मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, मगर वह ज़्यादातर काम में लगे रहते थे, इसलिए बहुत बिजी रहते थे। लेकिन सुबह के टाइम पर वह हम तीनों को बड़ी गाड़ी से स्कूल छोड़ आते थे और दोपहर को हम तीनों एक दूसरे के साथ घर आ जाते थे। दादी मुझे चाचा के बच्चों से ज़्यादा प्यार किया करती थी। वो कहती थी कि तुम मेरी लाडली बेटी हो, तुम छोटी तब से ही मैंने तुम्हारी परवरिश की है, इसलिए मुझे तुमसे ज़्यादा लगाव है। दादी दादा जब मुझे बताती कि तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके हैं, तब चाची मुझसे कहती कि तुम्हारी दादी झूठ बोलती है, तुम्हें तो वह कुंभ के मेले में से लेकर आई थी जब तुम सिर्फ 3 साल की थी। मैं अपनी चाची की बात सुनकर उदास हो जाती थी और दादी को बताया करती थी तो दादी चाची को मेरे सामने ही डांटना शुरू कर देती थी। उस समय मेरी उम्र 7 साल थी। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। दादी का कहना था कि चाची मुझसे झूठ बोलती है, मैं चाची की बातें ना माना करूं। मैं देखती थी कि चाची अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनको देखकर मन ही मन सोचती कि अगर मेरी मम्मी भी जिंदा होती तो वह मुझे भी प्यार करती। चाची ने तो कभी मुझे माँ बनकर पाला ही नहीं था, वह तो मुझे दादी के पीछे हमेशा डांटती रहती थी। एक दादी ही थी जिनको मेरी परवाह थी, जो मेरे सारे काम किया करती थी, जो मेरी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया करती थी। मैंने दादी से कई बार कहा था कि वह मेरे मम्मी पापा का फ़ोटो मुझे दिखा दे, मगर दादी कहती कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा की फ़ोटो रखकर भूल गई हूँ, ना जाने वह कहाँ पर हैं, जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मगर चाची कहती कि तुम्हारी दादी तुमसे झूठ बोलती है, तुम्हारे माता पिता का कोई फ़ोटो नहीं है। मेरा कहना मानो, तुम मेरी बात पर यकीन किया करो। तुम्हें तुम्हारी दादी कुंभ के मेले में से लेकर आई थी, मगर तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं करती हो। अब मैं किसकी बात का यकीन करती? मैंने सोच लिया था कि मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसी की बात का यकीन करूंगी। मैं अपनी दादी की ही बात का यकीन किया करती थी। मैंने कई बार दादी से अपने निहाल के बारे में पूछा था तो दादी कहती कि तुम्हारी माँ इकलौती बेटी थी और तुम्हारे नाना नानी उसके बचपन में ही मर गए थे, इसलिए मैंने दादा की इस बात पर भी यकीन नहीं कर लिया था। जब निमेश और नमिता के नाना नानी हमारे घर आते और वह उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे, तो मैं उन्हें बड़ी बेताब नज़रों से देखा करती थी कि काश मेरे नाना नानी भी होते तो मुझे भी इसी तरह से प्यार करते। वो लोग भी मुझसे प्यार से बात करते, मगर सिर्फ मेरे चाचा और दादी के सामने। जब चाचा और दादी सामने नहीं होते थे तब तो लोग मुझे दूध का दिया करते थे। मेरी चाची मुझे बहुत डांटती थी और मुझसे मना करती थी कि मेरी कोई भी शिकायत अपनी दादी से मत करना। मैं चाची की घूरती हुई नज़रों से बहुत डरा करती थी, इसलिए उनकी कोई बात दादी से नहीं किया करती थी। चाची मुझे हमेशा बातें सुनाती रहती कि यह हमारा घर है, तू तो ना जाने कौन है, किसका खून है, तेरी दादी तुझे यहाँ पर लेकर आई है और हम पर बोझ बना दिया। चाची की ऐसी बातों पर मेरी आंखों में आंसू भर जाती थी। उनके दोनों ही बच्चे मुझ पर बहुत रोब झाड़ते थे, फिर मैं जल्दी से सारी बातें बोलकर मगन हो जाती। चाची के बच्चे मुझसे बहुत काम करवाते थे और मैं भाग भाग कर उनका सारा काम किया करती थी। कुछ समय बाद मेरी दादी भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी। इस समय मेरी उम्र 17 साल थी। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक आखिरी प्यार करने वाला सहारा भी मुझसे छूट गया था। चाचा तो बहुत नरम दिल और प्यार करने वाले थे, जो अपने बच्चों का सामान लेकर आते वही मेरे लिए भी जरूर लेकर आते थे, मगर चाचा जी फालतू किसी से बात नहीं करते थे। आखिर मैं भी अपने दर्द किसको सुनाती? इस घर में मेरी परेशानी सुनने वाला कोई भी नहीं था। दादी के मरने के बाद मैं उनकी चीज़ों को देखकर रोती रहती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस घर में अब सब लोग मुझसे नफरत करने वाले ही बचे थे। चाचा जी मुझे भी आगे बढ़ाना चाहते थे,
मगर चाचा ने कहा था कि इसके लिए इंटर ही काफ़ी है। चाची जी के मना करने के बावजूद भी चाचा जी ने मेरा भी एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। नमिता का एडमिशन तो वह 1 साल पहले ही करवा चुके थे, क्योंकि नमिता हमसे पढ़ाई में एक स्टैंडर्ड आगे थी। वह दोनों भाई बहन कॉलेज में मुझसे अलग अलग रहते थे। कोई भी मुझे अपनी कजिन नहीं बताता था। कॉलेज में कोई भी लड़की मेरी दोस्त नहीं थी। कुछ तो मुझे बेवकूफ़ बनाती रहती और फिर मुझ पर हंसती थी। मेरे दोस्त मेरे चाचा के बच्चों के साथ मिलकर मुझे छेड़ते रहते थे। जब मैंने देखा कि मुझे कॉलेज में कोई भी अहमियत नहीं देता तो मैंने सबसे अलग अलग रहने का फैसला कर लिया था। मैं ज़्यादातर अब अपना मन पढ़ने में लगाया करती थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चाची और उनके बच्चे मेरे साथ अच्छा बिहेवियर सिर्फ चाचा की मौजूदगी में ही करते हैं। अकेले में वह सब मिलकर मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। मेरे चाचा का बेटा निमिष भी मेरे खूब इंसल्ट करता रहता। मैं उसे भाई समझकर प्यार करती थी, मगर वह साफ मुझसे कहता था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरी पहले ही एक सगी बहन है। मैं तो चाचा को भी अब कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि दादी के मरने के बाद चाचा इस घर की मालकिन बन गई थी। उल्टा चाची चाचा को ही बातें सुना दिया करती थी। नमिता का बाई कंप्लीट हो गया था। चाची ने उसका रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था, जबकि मेरा और निमिष का अभी 1 साल बाकी रह गया था। अब घर में शादी आ जाने की वजह से चाची ने मुझ पर इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था और उनका बेटा भी मुझ पर बहुत सारे काम करवाया करता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर घर के काम करने की वजह से मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। मुझे अपने चाचा पर बहुत तरस आता था कि वह मेरी फीस कैसे पूरी करेंगे। मैं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर लिया करूँगी ताकि चाचा का हाथ बटा सकूँ। मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर चाची कहती थी कि हम तुम्हारा खर्च अब नहीं उठा सकते। चाची मुझे रात का बचा हुआ खाना खिलाया करती थी और साथ में 10 तरह की बातें भी सुनाती थी कि तुम हम पर बोझ हो, कितने समय से मेरे पति तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, ना जाने तुम कौन हो। तुम्हारी दादी तो इस दुनिया से चली गई और तुम्हें हम पर छोड़ गई है। वो तुम्हें यह सोचकर कुंभ के मेले से लेकर आई थी कि वह तुम्हारी सारी जिंदगी परवरिश करेगी, मगर वो बुढ़िया तो मर गई। अगर सारी जिंदगी तुम्हारी परवरिश करने के लिए लेकर ही आई थी तो मरने पर भी तुम्हें अपने साथ लेकर जाना था ना। हमेशा वह यही कहती थी कि तुम हम पर बोझ बन गई हो। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वह भी तब जब चाची शाम को सोती थी, वरना चाची मुझे सुकून से पढ़ाने भी नहीं देती थी और मुझे बार बार उठाती रहती कि फिर ट्यूशन के पैसे भी वह सारे खुद ही ले लिया करती थी। कहती थी कि महंगाई बहुत है और फिर तुम्हारा खर्च भी तो हम ही करते हैं, इस हिसाब से तुम्हारे पैसे हमारे हुए। मुझे कई बार भूखा रहना पड़ता था, मगर मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। यही सोचती थी कि अगर मेरी किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है तो फिर क्या हो सकता है। अब तो चाचा को भी चाची के बिहेवियर का अंदाजा होने लगा था, मगर वह चाची के आगे बेबस थे। इस घर में एक अकेले वही तो इंसान थे जो आते और 2 बोल प्यार के बोल लिया करते थे। उनसे मुझे सुकून मिल जाता था। चाची के बिहेवियर के बारे में मैं भी चाचा को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि चाची का बहुत बड़ा एहसान है जिन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी हुई है। वह मुझे पाल तो रही है, वरना मेरा दुनिया में ही कौन है। मैं कॉलेज में बस जाती थी। चाची अपने बेटे को तो किराए के पैसे दिया करती थी, मगर मुझे नहीं देती थी। मुझे चाचा जी चाची से छुपकर पॉकेट मनी दिया करते थे, वो भी नहीं लेना चाहती थी। जानती थी कि चाचा जी घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे करते हैं, मगर मैं इस पॉकेट मनी से बस का किराया निकाल लेती थी। कॉलेज में कुछ भी नहीं खाती थी। कैंटीन वाली आंटी से मैंने 1 घंटे काम करने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मान लिया था, मगर वह मुझे बहुत कम पैसे देती थी। इससे यह होता था कि मैं आंटी के कैंटीन में 2 समोसे खा लिया करती थी, जिससे मेरा पेट भर जाता था, क्योंकि सुबह चाची मुझे नाश्ता भी नहीं देती थी। वह सोती हुई होती और मुझे जल्दी कॉलेज के लिए निकलना होता था। कुछ दिनों बाद चाचा को काम के सिलसिले में नेपाल जाना पड़ गया था, क्योंकि उनकी वहाँ पर एक अच्छी नौकरी लग गई थी। उनको अब सिर्फ 1 साल बाद ही आना था। जैसे तैसे नमीसा की शादी भी हो गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चाची ने मेरी परवरिश की है, इसी नाते मैं उनकी बहुत सेवा करती थी। चाची जी जा चुके थे। उनके जाने के बाद और अपनी बेटी की शादी होने के बाद चाची ने लगभग सारे ही काम मुझ पर डाल दिए थे। सुबह ठीक से दिन भी नहीं निकलता था जब मुझे घर के काम करने के लिए उठना पड़ जाता था। चाचा जी के जाने के बाद चाची ने मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी, क्योंकि मेरा BA कंप्लीट हो चुका था। निमिष भी एक मामूली सी नौकरी पर लग गया था, वह भी अब थोड़े से पैसे लाने लगा था। मैं तो बासी रोटी पानी के साथ खा लिया करती थी। मुझे तो इस घर में अपने लिए चाय बनाने की भी परमिशन नहीं थी। अगर किसी के लिए चाय बनाती तो वह बच जाती तो मैं भी पी लिया करती थी। इस दुख भरी जिंदगी पर मैंने कभी उफ नहीं किया था। मैं सोचती थी कि ऊपर वाला तो सब कुछ देख ही रहा है। नमिता जब
जब अपने पति के साथ घर आती तो मेरे लिए काम और ज़्यादा बढ़ जाता और इसी तरह समय गुजरता चला गया। निमिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। जब से निमिता का बेटा हुआ था वह और भी जल्दी जल्दी अपने मायके आने लगी थी। निमिता और उसके बेटे का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ता था। उसके बेटे का नप्पी चेंज करके उसके कपड़े वगैरह चेंज करना, यह सब भी मुझे ही देखना पड़ता था। वह अपने पति के सामने मुझ पर किसी नौकरानी की तरह हुक्म चलाती थी। जब जब नमिता हमारे घर आई थी मेरे दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते थे। मैं थक कर चूर हो जाती थी। चाचा जी नेपाल जाने के बाद अच्छी खासी कमाई करने लगे थे, जिससे चाचा के घर में पैसों के बारे में न्यारे होने लगे थे। क्योंकि चाचा जी ने जो काम शुरू किया था वो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। चाची अभी भी ट्यूशन के सारे पैसे मुझसे ले लिया करती थी। मैंने धीरे धीरे बच्चे कम करने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे इस काम में कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। आखिर मैंने एक दो बच्चे रहने दिए ताकि चाची को मुझ पर शक न हो जाए। चाचा जी अब चाची से फ़ोन कर कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम रूपाली के लिए भी अच्छा रिश्ता तलाश करो। अब मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। वह चाचा को यही तसल्ली देती रहती कि मैं रूपाली के लिए भी रिश्ता तलाश रही हूँ, मगर वह मेरी शादी अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा चाची के शॉपिंग पर जाती रहती क्योंकि अब चाची के पास अच्छे खासे पैसे रहने लगे थे। वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पे जाती, शॉपिंग किया करती। चाची मुझे शॉपिंग बैग पकड़वा दिया करती थी और खुद शॉपिंग करती रहती। एक दिन जब चाची मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई थी तब मैं भूखी प्यासी और खाली पेट थी। गर्मी का समय था। मैं चाची की शॉपिंग बैग पकड़े पकड़े थक गई थी। मैंने चाची से कहा था कि मैं बहुत थक गई हूँ चाची, अब मेरे अंदर खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। चाची जी कहने लगी कि अच्छा तू यहीं पर बैठ जा, मैं मॉल के अंदर जा रही हूँ, वापस आऊँ तो तू मुझे यहीं पर बैठी हुई मिलना। मैंने चाची जी से कहा था कि जी अच्छा जी ठीक है, आप चली जाओ, और मैं खुद मॉल के सामने बने एक मैगी पॉइंट पर बैठ गई थी। मेरे ही सामने एक अमीर फैमिली बैठी हुई थी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मेरे सामने बैठी हुई वह औरत मुझसे बातचीत करने लगी तो वो मुझे पूछने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने चाची के डर की वजह से उनको अपना नाम नहीं बताया था। फिर वह औरत मुझसे पेरेंट्स के बारे में पूछने लगी। मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके हैं और मैं अपनी चाची चाचा के साथ रहती हूँ। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। वैसे भी वह खाने पीने की जगह थी, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, मैगी खा रहे थे तो कुछ लोग चाय पी रहे थे। इतने में इस औरत की बेटी और पति खाने पीने की चीज़ें लेकर आ गए थे। उनकी बेटी ने मुझे बड़े प्यार से हेलो कहा था। मैंने भी उनको पलटकर हेलो कहा था। मैं उठकर जाने लगी तभी उस औरत ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे बैठने के लिए कहा। उनके पति ने एक सैंडविच ज़बरदस्ती मुझे दिया और कहने लगे कि खा लो बेटा, हम हमेशा एक्स्ट्रा ही लेकर आते हैं। मेरी बेटी को बहुत भूख लगती है, अगर इसे खाना होता है तो हम अपने साथ ले जाते हैं और अगर खाना नहीं होता तो यहीं छोड़ जाते हैं। इस औरत की बेटी कहने लगी कि दीदी अगर आप नहीं खाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप भी हमें ज्वाइन करो ना। उनके इतना जोर जबरदस्ती करने पर मैंने कहा कि मैं यह नहीं कहा सकती। वो लड़की कहने लगी कि आपको यह खाना ही होगा, मेरी मम्मी यहाँ अकेली बैठी हुई थी, आपने उनको कंपनी दी है। मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो इधर खाली कुर्सी देखकर बैठ गई। वह औरत मुझसे कहने लगी कि बेटा मेरी बेटी की कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम इसके साथ दोस्ती करोगी? हम लोग यहाँ आज ही आए हैं लंदन से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मगर मेरी चाची ने इजाज़त दी तो मैं आपकी बेटी की दोस्त जरूर बनूंगी। उनके अंदर इतना अपनापन देखते हुए मैंने उनके साथ खाना पीना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, साथ ही डर भी लग रहा था कि चाची कहीं मुझे देख ना ले। यह औरत मुझे नोटिस कर रही थी। उसने मुझे मेरा नंबर मांगा मगर मैंने उन्हें नंबर देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मुझे चाची परमिशन नहीं देती कि मैं किसी को अपना मोबाइल नंबर दूं। इधर मैंने उनकी बेटी के साथ सैंडविच खाते खाते थोड़ी सी बातचीत की और फिर थोड़ी देर के बाद ही मैंने चाची को जैसे ही मॉल से निकलते हुए देखा तो अपने हाथ में खाया हुआ आधा सैंडविच वहीं पर छोड़ दिया था और कहा कि मैं जा रही हूँ, मेरी चाची आ गई है। उस औरत ने मुझे रोक लिया और अपने पर्स से एक कार्ड निकाल कर दिया और कहने लगी अपने पास रख लो, इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है, तुम्हें मुझसे जब भी बात करनी हो मुझसे बात कर लिया कितना। उसका यह कार्ड अपने हाथ में नहीं थाम रही थी क्योंकि मेरा ध्यान चाची की तरफ था। वह कहने लगी कि रख लो बेटा, न मुझे अच्छा लगेगा। मैंने जल्दी से उनके हाथ से वह कार्ड लिया और मैं झट से सारे शॉपिंग बैग उठाकर चाची की तरफ चली गई थी। मैं जब चाची के साथ घर आ गई थी मैंने सोचा कि मुझे उस औरत को कॉल करके थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ खिला पिला दिया था। उस समय मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने उनके साथ बैठकर जितना भी कुछ खाया था उससे मेरे पेट में सहारा हो गया था।
मैंने उनका विजिटिंग कार्ड निकाला और उनमें से नंबर डाल करके जब कॉल लगाई तो वह औरत मेरे कॉल करने से बहुत खुश हुई थी। मैंने उनको थैंक यू बोला। उनकी और मेरी काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती थी क्योंकि मैं अपने कमरे के अंदर थी और चाची अपने कमरे से आराम कर रही थी। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में जो पूछा मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उनसे बातें करते मुझसे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि पहली बार किसी से मेरी इतनी खुली बातचीत हुई थी। इस औरत की बेटी मुझे बार बार दीदी कह रही थी। मेरी उससे भी कॉल पर बात हुई थी। अगले दिन जब चाची जी मुझे ज्वेलरी शॉप पर लेकर गई तो मैंने देखा कि ज्वेलरी शॉप से वही औरत निकल रही थी। वह मुझे देखकर पहचान गई और वह ज्वेलरी शॉप की सीढ़ियों पर ही रुक गई थी, जबकि चाची जी तेजी से चलती हुई ज्वेलरी शॉप के अंदर चली गई थी। मैंने चाची से आवाज़ देकर कहा दिया था कि आप आराम से ज्वेलरी खरीद लो, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। चाची अंदर चली गई थी और मैं साइड में इस औरत की गाड़ी के पास चली गई। वह मुझे देखकर बहुत खुश थी और कहने लगी कि अच्छा हुआ मेरी आज तुमसे फिर से मुलाकात हो गई। मेरी बेटी आज तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें फ़ोन करके कहीं मिलने के लिए बुलाऊं। मैंने कहा लेकिन मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती, मुझे चाची ही घर से बाहर लेकर जाती है और मैं तभी जाती हूँ। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने मुझे झट से गले लगा लिया। उनके गले लगकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उनसे ना जाने कब से बिछड़ी हुई हूँ, जबकि उनके पति पहले ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। वह भी हम दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। उन्होंने अपने पति को इशारा किया। उन्होंने गाड़ी से एक बैग निकाला और अपनी पत्नी को दिया और उन्होंने बैग मेरे हाथ में दिया। कहने लगी कि इसमें कुछ खाने पीने का सामान है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी चाची तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं देती और तुम आज भी भूखी हो। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा कि इस औरत को मेरा इतना ख्याल क्यों है। वह भी मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो तड़प के बोली कि क्या तुम्हें इधर रोज मिल सकती हूँ। मैंने कहा लेकिन आंटी आप मुझसे कैसे मिल सकती हो, मैंने आपसे कहा ना कि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती। वह कहने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझसे रोज़ फ़ोन पर बात कर लिया करना। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको फ्री टाइम में कॉल कर लिया करूँगी। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि आप मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों कर रही हो। वह मुझे प्यार से गले लगकर कहने लगी कि कुछ लोग ऐसे ही दिल को भाज जाते हैं, तुम भी मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो।